हेलो। चलो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग जो सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में डिस्कस करता है। इसके पहले हम लोगों ने प्रपोजल डिस्कस किया था जो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखो, कोई भी ऑफर होता है, ऑफर के बाद में उसका एक्सेप्टेंस होता है, और व्हेन द पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड द ऑफर, आफ्टर एक्सेप्टेंस इट विल बिकम अ प्रॉमिस। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन है क्लियर हो रही है। पहला सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में जहाँ पे प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी ये दो पार्टीज है उनका डेफिनेशन दिया है। तो एक्सेप्टेंस का जो डेफिनेशन है उसको हम लोग प्रॉमिस का भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में व्हेन the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted became a promise. जब किसी भी पर्सन को सिग्निफिकेंस से कोई प्रपोजल दिया है, अपनी इच्छा से कोई प्रपोजल दिया है, और दूसरे पर्सन वो प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दिया है, तो आफ्टर एक्सेप्टेंस इट विल बिकेम अ प्रॉमिस। तो यहाँ पे दो डेफिनेशंस कवर हो रही है। पहला तो एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन कवर हो रहा है, दूसरा प्रॉमिस का भी डेफिनेशन कवर हो रहा है। ये दोनों भी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में दी है। उसके बाद में आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। तो वहाँ पे प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी भी आएंगे। प्रॉमिसर मतलब कौन है? द पर्सन हु मेकिंग द प्रपोजल इट कॉल्ड अ प्रॉमिसर। एंड प्रॉमिसी मतलब जिस पर्सन ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है वो बन जाएगा प्रॉमिसी। हम लोग एक इलुस्ट्रेशन से देखते हैं। इलुस्ट्रेशन: ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 50,000 रुपीज एंड ए एक्सेप्ट द ऑफर टू परचेज द हाउस फॉर 50,000 रुपीज। दिस इज एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ए ने ऑफर किया टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 50,000 रुपीज। तो ए कौन है? के कौन बन गया यहाँ पे? एक ऑफरर बन गया, और बी कौन है? ऑफरी है, और उन्होंने 50,000 रुपीज कंसिडरेशन ये ए के लिए है, और घर ये कंसिडरेशन जो कि बी के लिए है। तो ये बन गया हमारा वैलिड अग्रीमेंट। इन सो फार एज द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स। देखो, कोई भी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होता है वो हमको कैसे करना चाहिए? बाय वर्ड्स। इसका मतलब हम लोग उसको बोलेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से होना चाहिए। कोई भी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है, इम्प्लाइड प्रपोजल एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है विच इज नॉट रिकॉग्नाइज या विच नॉट क्रिएट अ बाइंडिंगनेस इन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पे एक्सप्रेस वे में क्या होना चाहिए? ऑफर देना चाहिए, और एक्सप्रेस वे से ही उनका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे मेंटल एक्सेप्टेंस है विच इज नॉट अ वैलिड वन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पे एक आप देखना, कोई भी एक्सेप्टेंस होता है, ओके, वो कैसे रहना चाहिए? वो एब्सोल्यूट रहना चाहिए और अनकंडीशनल रहना चाहिए। कोई भी पर्सन है, जब किसी भी एक पर्सन ने दिया वाला ऑफर है वो एक्सेप्ट करता है, जब वो ऑफर एक्सेप्ट करता है तो कुछ कंडीशन इम्पोज करके, विदाउट कोई कंडीशन इम्पोज करके उनको क्या करना चाहिए? ऑफर को एक्सेप्टेंस करना चाहिए। अगर वो कुछ कंडीशंस डालते हैं तो दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस एक्चुअली। जब यहाँ पे ऑफर आती है तो ऑफर के बाद में अगर वहाँ पे कोई भी पर्सन है उसका ऑफर एज इट इज एक्सेप्ट करता है तो वो वैलिड है। ऑफर को अगर कोई पर्सन ऑफर के अगेंस्ट में दूसरा ऑफर देता है जिसको हम लोग काउंटर ऑफर या काउंटर प्रपोजल बोलते हैं। काउंटर ऑफर क्या होता है? जहाँ पे ओरिजिनल ऑफर है वो रिजेक्ट होता है, और प्रॉमिसी है वो अपना ऑफर है वो प्रॉमिसर को कम्युनिकेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटर प्रपोजल और काउंटर ऑफर बोलेंगे। जहाँ पे ओरिजिनल प्रपोजल है वो रिजेक्ट होता है और नया प्रपोजल वहाँ पे बनता है। जैसे कि हम लोग बार्गेनिंग वगैरह करते हैं, दैट काइंड ऑफ ऑफर इज कॉल्ड अ काउंटर ऑफर। हम एग्जांपल से स्टडी करेंगे। एग्जांपल: ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 50,000 रुपीज एंड बी राइट टू ए दैट ही इज रेडी टू बाय द हाउस फॉर 40,000 रुपीज। इट इज अ काउंटर ऑफर बाय बी which must be accepted by the original promiser, that is A, in order to be behind on A। तो यहाँ पे क्या हो गया? A का जो ऑफर है
ओरिजिनल ऑफर, इसके बदले में बी ने क्या किया, उसको अपना ही ऑफर दे दिया। यहाँ पे ओरिजिनल ऑफर है, रिजेक्ट हो गया, और नया ऑफर है या नया प्रपोजल है घर परचेस करने के रिगार्डिंग बी ने दिया है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। कोई वैलिड एक्सेप्टेंस होता है तो उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। बेसिकली वैलिड एक्सेप्टेंस के इसेंशियल एलिमेंट्स, ये देयर आर 10 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। जब भी हम लोग 10 इसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे, उसके साथ में लीडिंग केस लॉज है। लीडिंग केस लॉज मतलब एकदम फेमस केस लॉज है, वो भी हम लोग वहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। पहले हम लोग 10 एसेंशियल एलिमेंट्स है वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग वन बाय वन उसका डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे पहला क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, सेम एज अनक्वालिफाइड और अनकंडीशनल। सेकंड है मोड ऑफ मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। थर्ड है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यहाँ पे बोर्डन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का केस है, वो डिस्कस करेंगे। फोर्थ है साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू बी एक्सेप्टेंस। फिफ्थ है एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ऑफर। यहाँ पे मिकिलियन एंड कंपनीज डिस मैसेजेरियस मैरीटाइम डे फ्रांस 1880 का केस है। ये भी इंटरेस्टिंग केस है एक्चुअली, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 6 पॉइंट में एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय अ सर्टेन पर्सन। 7th में दिया है परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल इज इन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। जहाँ पे एक लैंडमार्क और फेमस केस दिया है कार्लिक वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी का। 8th पॉइंट है पर्सन्स एक्सेप्टिंग द ऑफर मस्ट नॉट बी इग्नोरेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑफर। यहाँ पे एक लैंडमार्क केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता का। 9 पॉइंट पे है द ऑफर लैप्स आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। और लास्ट एसेंशियल एलिमेंट्स है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर इज विड्रॉवल और इज रिवोक्ड। तो ये दीज आर द 8 इसेंशियल एलिमेंट्स। हमको क्या करना है, पहले ये जब भी आप पेपर लिखोगे तो ये 10 इसेंशियल एलिमेंट्स है, ऐसे कि ऐसे आपको मेमोराइज होना चाहिए, और उसके साथ में आप केस लॉज है वो भी मेंशन करना। ये क्यों जरूरी है, देखो आप अपने एलएलबी का पेपर लिखते हो या एलएलएम का पेपर लिखोगे या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या डिस्ट्रिक्ट जज का जब भी पेपर लिखोगे आप मेंस के लिए, तो ये सब कुछ आपके आंसर में आना चाहिए। अगर ये सब कुछ आपके आंसर में आता है तो यू डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ओके, so we will see the one by one 10 essential elements of valid acceptance. फर्स्ट दिया है acceptance must be absolute, same as अनक्वालिफाइड और अनकंडीशनल। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो एक्सेप्टेंस है कोई भी प्रपोजल का, वहां पे आप कोई भी कंडीशन है वो इम्पोज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ऑफर है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऑफर क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। एनी पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर विथ कंडीशन, ओके, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। वो क्या नहीं रहेगा, वैलिड एक्सेप्टेंस है वो नहीं रहेगा। लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए पार्टी क्या कर सकती है, कुछ क्वालिफिकेशन है जो एक्सेप्शनल केसेस पे वो इम्पोज कर सकती है। क्वालिफिकेशन मतलब किसी भी पर्सन्स को अगर बेनिफिट देना है, बेनिफिशियरीज देना है, तो वो टाइम पे आप कोई भी क्वालिफिकेशन और कंडीशन रख सकते हो। कोई भी घर ट्रांसफर करने के रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल ए ने बी के नाम पे एक घर ट्रांसफर किया है, ओके, और बी को बोला है कि भाई ये घर से जितना भी रेवेन्यू आएगा उससे क्या करना, मेरा भाई का तुम लोग मेंटेन करना है, उसका लाइवलीहुड मेंटेन करना है। वहां पे बी ने उसके भाई को, ए के भाई को पैसे देना बंद कर दिया, ओके, तो वहां पे बी है, बी का जो स्ट्रेंजर पर्सन जो भाई है बी के ऊपर में केस कर सकता है। वहां पे उन्होंने कंडीशंस क्या इम्पोज की है कि उसको मेंटेनेंस देना है करके, ऐसे कंडीशंस इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन बेसिस पे। लेकिन कोई भी पर्सन जब एक्सेप्टेंस करता है तो वहां पे अनकंडीशनल और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है मोड ऑफ मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, यूजुअल एंड रीजनेबल मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। देखो मोड और मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पे बोला है, जो प्रॉमिसर ने अगर प्रपोजल करते टाइम पे कोई प्रिस्क्राइब मोड डिफाइन किया है फॉर एक्सेप्टेंस के लिए, तो प्रॉमिस ने क्या करना चाहिए, वही प्रिस्क्राइब मोड है
वे प्रिस्क्राइब मोड का यूज़ करके कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर प्रिस्क्राइब मोड का यूज़ करके वो कम्युनिकेशन नहीं करता है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा। ओके, अगर वहाँ पे प्रोमिसर ने कोई भी ऐसा मोड डिफाइन नहीं किया है एक्सेप्टेंस के लिए, तो प्रोमिसी क्या कर सकता है, किसी भी वे में किसी भी मोड में वो एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, तो ये क्या करना थोड़ा सा आप याद रखना। लेकिन जहाँ पे एक्सेप्टेंस होगा वो कैसे होगा, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों भी वे में चलता है। लेकिन यहाँ पे मेंटल एक्सेप्टेंस है, वो इट इज नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द लॉ। ओके, आप एक्सेप्टेंस है किसी जेस्चर से भी दे सकते हो या किसी साइन से भी आप दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है, प्रिस्क्राइब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक्सेप्टेंस है प्रपोजल है या प्रपोजल के एक्सेप्टेंस के लिए प्रोमिसी ने कोई प्रिस्क्राइब मोड डिफाइन किया है। ओके, तो प्रोमिसी को क्या करना पड़ेगा, वो प्रिस्क्राइब मोड है वो वही मोड में उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। कोई दूसरा मोड वो परफॉर्म करता है तो वो क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट है या अग्रीमेंट है, नॉट एनफोर्सेबल रहेगा, जो बेसिकली हमको सेक्शन 7 में स्पेसिफिकली दिया है। ओके, थर्ड पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बोला था कि कोई कोई भी एक्सेप्टेंस होता है वो कैसे क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। ओके, क्या किसी पर्सन ने प्रॉमिस दिया है, प्रॉमिस और प्रॉमिस ने वो एक्सेप्ट किया है, वो प्रॉमिस ने जो एक्सेप्ट किया है वो प्रॉमिसर को कम्युनिकेट होना चाहिए, अदरवाइज दैट कम्युनिकेशन इज नॉट गोइंग टू मेक अ लीगल इफेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे एक हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि एग्जांपल भी है और वो केस भी है, ब्रोडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का, जो 1877 का केस है। वहाँ पे बोला है कि ए agreement related to the supply of coal was sent to the manager of a railway company of his acceptance। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ कोल वॉज सेंट टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी। यहाँ पे ए नाम के पर्सन ने एक अग्रीमेंट किया है रेलवे मैनेजर के रिगार्डिंग कि आपको आपको हम लोग क्या करेंगे, कोल है वो सप्लाई करेंगे। द मैनेजर रोड द वर्ड्स अप्रूव्ड ऑन द अग्रीमेंट, और मैनेजर ने क्या किया, उसका जो अग्रीमेंट ड्राफ्ट है वो अप्रूव किया। ओके, और कहाँ पे रख दिया, ड्रॉवर में रख दिया, उसको कम्युनिकेट नहीं किया। इट वॉज हिल्ड दैट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट एज देयर वॉज नो कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। तो उसने क्या किया, वो अप्रूव तो कर दिया लेकिन अपने ड्रॉवर में रख दिया, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्टेंस है उसको भी प्रॉपर पार्टी को प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, साइलेंट डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, ऑफर का एक्सेप्टेंस किया है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस क्या है, मेंटल एक्सेप्टेंस है, वो भी नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ रहेगा। आपका एक्सेप्टेंस है वो क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ओके, बाय वर्ड्स या बाय कंडक्ट से आपको वो एक्सेप्टर को या प्रोमिसर को वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। खाली मेंटल एक्सेप्टेंस है वो लीगल आपके राइट्स है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। फिफ्थ है, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द ऑफर। यहाँ पे बोला है कि भाई आपने अगर एक्सेप्ट किया है तो आपको क्या करना है, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो पूरे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमने एक्सेप्ट किए हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हम लोगों ने रिजेक्ट किए हैं, ऐसे आप नहीं बोल सकते। आपको टोटली टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेंगे, नहीं तो टोटली टर्म्स एंड कंडीशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग लैंडमार्क केस देखते हैं, मैकलिकन वर्सेस कंपनी डेस मसाजेरियस मैरीटाइम डे फ्रांस, 1880 का केस है एक्चुअली ये। देखो ये केस में ऐसे बोला है कि अ प्लेंटिफ परचेस फ्रॉम द डिफेंडेंट कंपनी अ टिकट टू ट्रैवल बाय स्ट्रीमर विच वॉज इन फ्रांस, which was in French language, and terms and condition stated on the ticket। तो यहाँ पे क्या किया, उन्होंने एक प्लेंटिफ ने टिकट परचेस किया है, उनको कहीं तो भी बाहर जाना था, लेकिन टिकट पे कुछ नोटिफिकेशन लिखा है फ्रेंच लैंग्वेज में जो कि उसको पढ़ना नहीं आता है, वेर आल्सो अ फ्रेंच लैंग्वेज।
ड्यूरिंग द voyage वो समंदर में थे, द वेसल वॉज डैमेज एंड द प्लेंटिफ बैग्स वॉज लॉस्ट। यहाँ पे जो वेसल है वो खराब हो गया और यहाँ पे प्लेंटिफ के जितने भी बैग थे वो खो गए। द प्लेंटिफ sued अदर डिफेंडेंट कंपनी फॉर द damages. It was held that a plaintiff had reasonable notice to the condition. तो यहाँ पे क्या है कि वो जो बैग्स है उनके लॉस्ट हो गए, उसके लिए उन्होंने डिफेंडेंट पे केस फाइल किया और वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमको आपने रिजनेबल कम्युनिकेशन है वो नहीं किया है। लेकिन वहाँ पे क्या है, एक डिफेंडेंट ने जो टिकट इशू किया था उसके पीछे सब कुछ लिखा था। पॉइंट नंबर 6 है एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय अ सर्टेन पर्सन। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई एक्सेप्टेंस होता है वो सर्टेन पर्सन नहीं करना चाहिए। जैसे कि ऑफर है, ऑफर में स्पेसिफिक ऑफर है और जनरल ऑफर है। स्पेसिफिक ऑफर हम लोग पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को करते हैं और जनरल ऑफर है पब्लिक एट लार्ज रहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफर है पब्लिक एट लार्ज है, ओके, लेकिन वो ऑफर का एक्सेप्टेंस किसने करना चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन ने ही करना चाहिए। जनरल ऑफर होने के बावजूद भी ऑफर है या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है वो पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में ही वो क्रिएट होते हैं या पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही वो क्रिएट होते हैं। ओके, फॉर इलस्ट्रेशन देते हैं यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी ऑफर अ रिवॉर्ड्स टू एनी पर्सन हु फाइंड्स एंड रिटर्न अ वैल्यूएबल डायमंड्स ब्रूच insured by them. X who know of the offer finds and return the brooch, he is entitled to claim the rewards. यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने कोई भी ऐसे वैल्यूएबल डायमंड्स है वो खराब खो गया है, वो जिसको भी मिला उसको वो रिवॉर्ड देने के बाद उन्होंने पब्लिश किए। तो पर्सन ने क्या किया, वो जो डायमंड है वो वापस किया और उसने रिवॉर्ड से वो ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑफर उन्होंने दिया था वो कौन सा जनरल ऑफर था, लेकिन वो ऑफर एक्सेप्ट करने वाला जो पर्सन क्या था वो पर्टिकुलर था। ओके, पॉइंट नंबर 7 है परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, आप जरा लाइन ध्यान से पढ़िए, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। जब भी कोई भी उन्होंने कंडीशंस प्रिस्क्राइब की है तो आपको क्या करना चाहिए, वो कंडीशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये क्या होगा, पार्टी के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल इज एन, जो जो कंडीशन उन्होंने प्रिस्क्राइब की है वो एक्सेप्ट किया तो ही क्या हो गया, पर्सन के बीच में वैलिड अग्रीमेंट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये हमको एक्सप्लेन किया है एक केस के द्वारा। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, 1893 का केस है। यहाँ पे क्या होता है कि डिफेंडेंट कंपनी होती है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इशू किया है और लोगों को ऑफर किया है 100 पाउंड। किसके लिए ऑफर किया उन्होंने 100 पाउंड, कि उन्होंने जो कुछ भी मेडिसिन बनाई है वो मेडिसिन अगर कोई पर्सन लेते हैं या स्मोक बॉल कोई भी पर्सन कंज्यूम करता है तो वो पर्सन को इन्फ्लुएंजा है वो नहीं होगा। ओके, ऐसे उन्होंने एक मेडिसिन क्रिएट किए और वो जो उन्होंने ऑफर दिया है उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने 1000 रुपीज़ है वो बैंक में डिपॉजिट भी किए। तो यहाँ से क्या शो होता है कि कंपनी कितना सिंसियर है, कितना डेडिकेटेड है, ये शो होता है। अगेन जो प्लेंटिफ होता है, उन्होंने स्मोक बॉल है वो कंज्यूम किया और कंज्यूम करने के बाद में ही इन्फेक्टेड विद द इन्फ्लुएंजा एंड प्लेंटिफ फाइल अ सूट अगेंस्ट द कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ 100 पाउंड्स। तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि हमने कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो प्लेंटिफ के साथ में किया ही नहीं, लेकिन वहाँ पे प्रिवी काउंसिल बोलता है कि ये क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज आपने जो ऑफर दिया है वो कैसे वैलिड ऑफर है और उन्होंने जो स्मोक बॉल लिया है उसके वजह से उनको इन्फ्लुएंजा हुआ है, वो भी कैसे, इसके रिगार्डिंग आपके बीच में लीगल रिलेशनशिप होते हैं और आपने अपने सिंसियरिटी दिखाने के लिए 1000 रुपीज़ है एक बैंक पे डिपॉजिट भी किए। तो ये क्या है, वैलिड ऑफर है और वो पर्सन्स जो प्लेंटिफ है वो क्या है, उनके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप
क्रिएट होते हैं। पॉइंट नंबर 8, द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर मस्ट नॉट इग्नोर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑफर। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस मस्ट हैव नॉलेज द प्रपोजल, यहाँ पे जो भी प्रपोजल इशू देता है वो प्रपोजल का नॉलेज किसको रहना चाहिए, एक्सेप्टर को रहना चाहिए। अगर एक्सेप्टर को नॉलेज नहीं है प्रपोजल के रिगार्डिंग तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। ओके, ये एक लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त है, इनके केस में डिफाइन किया है। वहाँ पे क्या होता है कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, लालमन शुक्ला एक ये सर्वेंट है, किसके घर में काम करता है, गौरी दत्त के घर में काम करता है। उनका नेफ्यू है गौरी दत्त का, वो खो जाता है। ओके, और उसको ढूंढने के लिए लालमन को वो एंगेज करती है गौरी दत्ता। और मीनवाइल एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती है कि किसी भी पर्सन को अगर नेफ्यू मिला, नेफ्यू मिलने के बाद में उसको 501 रुपये का रिवॉर्ड देगा। ये भी उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट वो पब्लिश किया है। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट के बारे में लालमन को पता नहीं था, और लालमन ने वो नेफ्यू को सर्च किया और वो वापस उनके मालकिन को दे दिया और अपने डेली वर्क वो करने लगा। आफ्टर सम टाइम ही क्लेम द रिवॉर्ड्स, उसके बाद में उसको पता चला और उसने रिवॉर्ड्स क्लेम किया। इट वॉज हेल्ड दैट बी इज नॉट टू बी रिवॉर्ड्स एज ही गेव द इंफॉर्मेशन विदाउट बींग अवेयर ऑफ द ऑफर। तो यहाँ पे जो बी है, बी मतलब कौन है यहाँ पे, लालमन आप कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पे बी है, लालमन को क्या नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, बिकॉज उनको ऑफर के रिगार्डिंग कुछ भी कम्युनिकेशन या नॉलेज नहीं था। इसके वजह से एक हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि ये लालमन की लीगल ड्यूटी है, बिकॉज लालमन एक सर्वेंट है और गौरी दत्त उनकी मास्टर से, और मास्टर ने जो कुछ भी काम किया गौरी दत्त लालमन को वो ओबे करना पड़ेगा। दो रीजंस वहाँ पे लालमन के अगेंस्ट में जो केस का जजमेंट गया उसके हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, ऑफर लैप्स आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस देयर फोर मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्स और इज विड्रॉ। आपको जो भी एक्सेप्टेंस करना है वो एक्सेप्टेंस कब करना है, टाइम के पहले ही आपको एक्सेप्टेंस करना है। व्हाट इज रीजनेबल टाइम डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड